हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें भी होती है लाइक एलिजिबिलिटी, प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी, सर्टिफिकेट्स क्या लगते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, सर्टिफिकेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो होगी, तो पेशेंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए आपके अंदर पूरी वीडियो देखने के लिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो पूरी वीडियो देख पाएगा, बट एक मैंने ये कोशिश की है कि सारा जो आपका कन्फ्यूजन होता है वो एक वीडियो में मैं कंबाइन कर दूँ। कई बार होता है कि मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, आप देख नहीं पाओगे, तो आपका इन्फॉर्मेशन आपके लिए वो मिस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक में ही एक मैराथन टाइप की ये वीडियो मैंने प्लान की है। सारा पीपीटी के थ्रू मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करने से पहले पहले मेरे बारे में कुछ। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। मैंने सीजीएल क्लियर किया था, मेरा रैंक था ऑल इंडिया रैंक 1179। 6 साल से ऊपर हो चुका है एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट्स को मैं गाइड करता हुआ आ रहा हूँ। और मेरा चैनल कंप्लीटली एसएससी सीजीएल को ही डेडिकेटेड है। अगर आप देखेंगे, मैं किसी और एग्जाम पे वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। कभी कभार नोटिफिकेशन कुछ आया तो वो अपडेट कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन प्रिपरेशन के लिए बात करूँ, इनकी जहाँ तक मैं इंकरेज करता हूँ सिर्फ सीजीएल के लिए ही प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाकी एग्जाम्स अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन मुझे सीजीएल का अनुभव है तो मैं सिर्फ सीजीएल पे ही फोकस करता हूँ। सिर्फ मैं पॉपुलैरिटी के लिए बाकी एग्जाम्स पे फोकस नहीं करता, ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक डिस्कस होंगे ये आप अच्छे से देख लीजिए। पहले तो एक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं सीजीएल का, क्या है सीजीएल, कैसे है। सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में अच्छे से बात करेंगे। बेस्ट पोस्ट कौन से होते हैं सीजीएल में, वो सबसे अच्छे बुक्स कौन से आपके लिए होंगे, मैथ स्ट्रैटेजी, इंग्लिश स्ट्रैटेजी, जीके स्ट्रैटेजी, रीजनिंग और कंप्यूटर स्ट्रैटेजी। ये प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, टीयर 1 और टीयर 2 कंबाइंड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं टीयर 1 के लिए अलग बता रहा हूँ, टीयर 2 के लिए अलग। एक मैं आपको बाइफर्केशन दे दूंगा, लेकिन प्रिपरेशन आपको साथ में ही करनी होती है। प्लस मॉक टेस्ट की बात करेंगे, मॉक टेस्ट सबसे अच्छा कौन सा होगा आपके लिए, सर्टिफिकेट्स और एलिजिबिलिटी क्या क्या रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए, वो भी बात करेंगे हम लोग। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग एग्जाम तो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, नंबर बहुत अच्छे लेके आ जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट की एडवाइस जो मेरे लिए है, मेरे पास है आप लोगों के लिए, वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, काफ़ी लंबी ऑलरेडी होगी, तो जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं सीजीएल की, तो एसएससी सीजीएल है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। अगर कहें तो यूपीएससी एक बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सिविल एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है, उसके बाद एसएससी आती है, ठीक है। हालांकि नंबर, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जॉब्स जो इंडिया में प्रोवाइड करती है वो रेलवे प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो नंबर 1 पे यूपीएससी है, उसके बाद एसएससी ही आती है, ठीक है। ये एक कंप्लीटली अलग सेगमेंट हो जाता है। तो एसएससी जो है वो एक बहुत सारे एग्जाम्स लेती है, लाइक एमटीएस भी लेती है, सीएचएसएल भी लेती है, सीपीओ भी लेती है, स्टेनो भी लेती है, सब लेती है, बहुत सारे एग्जाम्स लेती है। उसमें से एक है एसएससी सीजीएल, इसको सबसे सुपीरियर माना गया है। पहला रीज़न ये कि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, इसके थ्रू जॉब ले सकते हैं। और दूसरा कि इसके अंदर जितने भी पोस्ट आती हैं वो काफ़ी हाई लेवल, मतलब 4600 और 4800 ग्रेड पे की भी पोस्ट इसमें आती हैं, इसलिए एग्जाम का जो प्रोफाइल है वो काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। और भी कई सारे पोस्ट हैं, लाइक 2400 ग्रेड पे के भी पोस्ट आपको मिलेंगे इसमें, 2800 के भी मिलेंगे, 4200 के भी मिलेंगे, बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हर चीज़ का समावेश है। और एक खास बात क्या है कि इसमें जितने भी पोस्ट इंक्लूडेड हैं उसमें वैरायटी आपको बहुत मिलेगी। लाइक कुछ ऐसी पोस्ट मिलेगी जहाँ पे बिल्कुल आपको हेक्टिक बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो बिल्कुल क्लर्कियल टाइप की हैं, कुछ ऐसी हैं जो मिक्स टाइप की हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे लोकेशन बिल्कुल फिक्स होता है लाइफ लॉन्ग, कहीं ऐसी कुछ ऐसी हैं जिसमें लोकेशन बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। तो इसीलिए इसको, इसका रुतबा बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंक्लूसिव है। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आती है इसकी। जनरली अगर मैं बोलूँ तो ऑन एन एवरेज, अगर वैकेंसी ज़्यादा चेंज ना हो तो एवरेज मैं कह लूँ 10,000 वैकेंसी आती है लगभग हर साल। फिलहाल तो इसकी वैकेंसी थोड़ी अच्छी आ रही है। तो ये सारा पोस्ट मिला के, ठीक है। और एसएससी सीजीएल क्लियर करना ये बहुत लोगों का सपना होता है। मतलब अगर आप पूछें तो, अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं तो लगभग 35 से 40 लाख फॉर्म्स इसके लिए अप्लाई करते हैं लोग। एग्जाम्स बहुत लोग नहीं देते हैं, लेकिन फॉर्म्स इतने अप्लाई करते हैं, मतलब इतने लोगों को पता है सीजीएल के बारे में, और इतने लोग एस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कोवेटेड पोस्ट है। अगर आप ये आप क्लियर करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या दूर से भी कोई अगर आपको जानता है कि भाई वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या एएसओ सीएसएस है,
तो आपकी एक रिस्पेक्ट बन जाती है, ठीक है? आपकी एक वैल्यू होती है कि हाँ भाई वो यार एक मतलब पोजीशन आपका हो सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि आप बस बिज़नेस कर रहे हैं कोई छोटा-मोटा तो कोई आपको जानता भी नहीं है, वैसी बात नहीं है। या प्राइवेट जॉब में कोई एक मान लो 4-5 लाख रुपए पर मंथ भी कमाता है, उसकी भी कोई रिकॉग्निशन नहीं होती, कोई इम्पोर्टेंस उसका नहीं होता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर आप एक क्लर्क क्लर्क भी हो, 2400 ग्रेड पे भी अगर जॉब कर रहे हो, तो भी आपकी वैल्यू होती है, ठीक है? तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है ये एंड दिस वाज़ द बेसिक। अब बात करते हैं सिलेबस एंड पैटर्न की, ठीक है? तो सिलेबस तो मैं आगे दिखाऊँगा डिटेल में। देखिए पैटर्न क्या है ना दोस्तों, पैटर्न थोड़ा-सा इसका चेंज हुआ है। लाइक एसएससी सीजीएल 2021 तक एसएससी सीजीएल का पैटर्न अलग था और एसएससी सीजीएल 2022 से पैटर्न बदल गया है। सीजीएल 22, सीजीएल 23, सीजीएल 24 अभी हुआ। ये सारा जो है वो एक अलग पैटर्न से हुआ। पहले क्या होता था कि पहले आपका प्री में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे, ठीक है? 4 सब्जेक्ट्स आते थे प्री में, ठीक है? और 2 सब्जेक्ट्स आते थे मेंस में, ठीक है? इसमें आते थे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और मेंस में इंग्लिश एंड मैथ, बस। और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट थी, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक और पेपर देना पड़ता था, लाइक एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एक पोस्ट होती है। इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक पेपर आपको मेंस में और देना पड़ेगा। या फिर जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर भी एक पोस्ट होती है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए एक और पेपर होता है। लेकिन इन जनरल 95% लोग यही देते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 2 में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब 2022 से पैटर्न, ये 2010 से ये चीज़ चल रही थी। 2010 के पहले एसएससी सीजीएल सब्जेक्टिव था। यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ता था सब कुछ। 2010 के बाद से ये ऑब्जेक्टिव हो गया था और फिर उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ सीधे 2022 में जाके। अब 22 में पैटर्न क्या है? पैटर्न है कि टियर 1 में तो 4 सब्जेक्ट्स जो आते थे वो आते ही हैं, ठीक है? अब टियर 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर भी आता है। यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हम लोग मान सकते हैं मेंस में आते हैं, ठीक है? तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है ना, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पहले क्या था कि मैथ्स, इंग्लिश में आपको महारत हासिल करनी होती थी, उसमें बहुत डीप पढ़ना होता था आपको। अब है कि बहुत डीप आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ओवरऑल आपका जो सरफेस एरिया होता है ना सिलेबस का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? तो यही बेसिक चेंज यही है। बाकी पैटर्न कैसे-कैसे पेपर होता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ एक लाइन में कि पहले से सीजीएल थोड़ा-सा टफ हो चुका है, नो डाउट अबाउट इट। अब ये है पैटर्न की बात, तो टियर 1 में जो है आपका ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, ये रीज़निंग हो गया, ये जीके हो गया, ये मैथ्स हो गया और ये इंग्लिश हो गया। 25 क्वेश्चन्स आते हैं हर सब्जेक्ट के, दो एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो एक सब्जेक्ट हो गया 50 नंबर का, टोटल 200 नंबर के आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है इसमें। लाइक 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव कटेगा, अगर एक गलत आपका हो गया तो 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कटता है उसमें आपका, ठीक है? तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे आगे। तो टियर 1 जो है वो रिलेटिवली मुश्किल नहीं होता है, ईज़ी होता है अगर आप थोड़ा-सा आपने थोड़ा भी प्रिपरेशन अगर कर रखा है, तो टियर 1 निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सोच के लगता है कि यार 1 घंटा का टाइम है, 100 क्वेश्चन्स हैं तो कैसे हो पाएगा? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है? क्योंकि जो जीके है और इंग्लिश है, ठीक है? इसको सॉल्व करने में आपको 10-15 या मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे। फिर 40 मिनट आपको मिल जाता है रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए, ठीक है? तो दैट बिकम्स ईज़ी, ईज़ी नहीं लेकिन फ़ीज़िबल है, हो सकता है। तैयारी अगर आपने की है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक? ये टियर 1 की बात हुई। अच्छा एक चीज़ और है कि पैटर्न की मैं बोलूँ तो पहले क्या था कि टियर 1 में आपके जितने मार्क्स थे और टियर 2 में जितने मार्क्स हैं, उसके बाद टियर 3 भी हुआ करता था। टियर 3 आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, ठीक है? इस तीनों को जोड़ के जितने आपके मार्क्स आए, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती थी। अब क्या हो गया है, अब टियर 3 हो गया है खत्म। टियर 3 अब होता ही नहीं है, अब टियर 1 एंड टियर 2 ही है। उसमें भी टियर 2 के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। टियर 2 की मार्क्स के आपका मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है। आपका जो टियर 2 में जो मार्क्स आए हैं, 1 का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। टियर 2 में जितने मार्क्स आए हैं, उसी मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है? तो क्या अब हो गया कि टियर 2 पहले से कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गया, बड़ा भी हो गया, सिलेबस भी ज़्यादा है, सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट भी बनने वाली है। तो टियर 2 का इम्पोर्टेंस ही है और बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो टियर 2 पे ही फोकस आप रखिए। टियर 1 की तैयारी साथ में ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको फोकस टियर 2 पे रखना है, दैट इज़ द किंग। वही आपको मेक और ब्रेक कर सकता है।
ठीक है, ये तो टीयर 1 की बात मैंने कर दी। अब टीयर 2 के बारे में बात करते हैं, इसका पैटर्न क्या है। देखिए, पेपर टीयर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 से हमको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, पेपर 1 ही मेन है। पेपर 1 में सेशन 1 है, उसमें क्या है कि आपको पहला सेक्शन होगा मैथ्स एंड रीजनिंग का। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 180 नंबर का। ठीक है, ये आपको होगा 1 घंटा। 1 घंटे मिलेंगे आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए, टोटल 180 मार्क्स के। उसके बाद आपका सेक्शन 2 है। ठीक है, इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा। इसमें क्या है, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी कि 70 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 210 नंबर। ठीक है, तो यानी कि 2 घंटा आपको यहाँ चला गया इन दोनों सेशंस में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में क्या है दोस्तों, सेक्शन 3 में कंप्यूटर मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 60 नंबर का। और ये 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं, ये 2022 से ही ऐड हुआ है, उसके पहले नहीं था। तो काफी टफ लेवल का आता है, मतलब इजी नहीं आता है कंप्यूटर। ठीक है, और चाहे आप टीयर 2 में बाकी में कितना भी नंबर लेके आ जाएं, ठीक है, अगर ये जो सेक्शन है, कंप्यूटर का जो सेक्शन है, इसको अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपका सारा मार्क्स बेकार है। कंप्यूटर का मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो चाहे टीयर 2 में बाकी सेक्शन 1 सेक्शन 2 में आपने कितने ही मार्क्स ले आए हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए साइमल्टेनियसली कंप्यूटर में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, और ठीक ठाक लेवल की होनी चाहिए, और वो भी थियोरिटिकल जानकारी, जो कि मुश्किल होता है। आप कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज तो सबको होता है, लेकिन थियोरिटिकल नॉलेज होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए भी। तो अगर आज से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं सीजीएल के लिए, तो आज से ही मन में बिठा लीजिए कि मुझे कंप्यूटर भी सीखना है, उसका थियोरेटिकल नॉलेज मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने काफी अच्छा खासा मार्क्स लेके आया, लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो रह गए। ठीक है, तो अगर मैं कंप्यूटर को इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, कंप्यूटर में के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन और इजिली हो सकते हैं वो। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 टोटल 450 मार्क्स का हो गया, राइट, 180 प्लस 210 एंड प्लस 60। लेकिन 60 नंबर का जो कंप्यूटर है उसकी मेरिट ऐड नहीं होती है, वो मेरिट में ऐड नहीं होता है, तो उसको घटा दें अगर, तो 390 होता है। 390 मार्क्स पे ही आपकी मेरिट बनने वाली है, प्रोवाइडेड कि आपने कंप्यूटर का जो मॉड्यूल है उसको आपने क्वालिफाई कर लिया है। ये सेशन 1 हुआ दोस्तों। सेशन 1 में ये तीनों, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर सेशन 2 होगा। सेशन 2 में आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, टाइपिंग इज रिलेटिवली वेरी इजी। अगर आपने 1 महीने भी प्रैक्टिस कर ली टाइपिंग की तो आप आराम से कर ले जाओगे। 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप बस बिना देखे टाइप कर सकते हो तो ये स्पीड आपके लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 महीने की ट्रेनिंग अगर आपने कर ली, हर दिन 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम से 1 महीना पहले आप ऐसा शुरू कीजिएगा, अभी से आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं उतनी। तो ये आप काफी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद होता है पेपर 2। पेपर 2 सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने डबल एओ, ठीक है, या जेएसओ, जूनियर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की है, तो फिर ये वाला पेपर आपको देना है। इनको आप काट के ही चलिए, क्योंकि अब क्या है कि डबल की वैकेंसी आ भी नहीं रही है। ठीक है, तो अब पेपर 2 बहुत कम लोग ही देंगे। ठीक है, तो ये हुआ टीयर 2 के पैटर्न की बात। टीयर 1 में तो बता दिया, टीयर 2 का पैटर्न बता दिया मैंने। अब बात करते हैं सिलेबस। देखिए, टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि टीयर 2 में एक दो चीजें ऐड हो जाती हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग को देखें तो इतना बड़ा आपको दिख रहा है। ठीक है, सिलेबस ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, सिमेंटिक सीरीज क्या होता है भैया, है ना, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी क्या होता है, ये सब नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से। मतलब जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहेंगे अरे इसको कहते हैं सिमेंटिक एनालॉजी, अरे ये तो बेकार चीज है, ये तो सिंपल सा चीज है। तो इससे ये देख के डरना नहीं है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स देखेंगे, स्पेशली सीजीएल 22 23 24 के, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में कुछ नहीं है, रीजनिंग के बहुत ही सिंपल चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए इतना कॉम्प्लेक्स टर्म यूज कर रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस, बाप रे बाप रे, क्या तो पूछ देगा। रीजनिंग काफी इजी आती है। ठीक है, जीके में क्या लिखा है कि ध्यान से बढ़िया, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। ठीक है, तो कहने को तो ये काफी सिंपली इसने बोला है कि
कैंडिडेट है उसका अवेयरनेस पूछने के लिए, जानने के लिए पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। और ज़्यादा कुछ इसमें यहाँ पे बताया नहीं, बस हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक, ये सब नाम बस छोटा-सा इतने में ही कंप्राइज़ कर दिया है। लेकिन जीके का सिलेबस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे ये मतलब अगर ये पूरा मैं स्लाइड बनाता ना इन डिटेल में, तो ये जीके के सिलेबस से भर जाता। जीके जीके आज के टाइम में सबसे टफ आ रही है, ठीक है? सबसे बड़ा सिलेबस भी इसका है और मैक्सिमम लोग जीके की वजह से ही टेंशन, डिप्रेशन में हैं, ठीक है? क्योंकि वो कवर नहीं कर पाते हैं, पढ़ते भी हैं तो भूल जाते हैं, अगर याद भी रखते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उससे काफ़ी पुराने क्वेश्चंस आ जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन 2-2 साल, 3-3 साल पुराने आ जाते हैं। तो ये सीजीएल में आजकल टफनेस बढ़ी है, स्पेशली जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इंग्लिश भी यहाँ पे 2 लाइन में बस लिख दिया है, क्या लिखा है? क्या कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, ठीक है? मतलब कितना सिंपल एक लाइन में लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में अच्छा खासा बड़ा है। मैथ्स में थोड़ा डिटेल में यहाँ बताया गया है ना? यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का नाम यहाँ पे दिया गया है, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट्स, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सारा चैप्टर का नाम आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो जो टीचर आपको जो भी पढ़ाए, इस सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िएगा, ठीक है? नहीं तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ लिखी हुई है, द क्वेश्चंस इन पार्ट ए बी डी। ए बी डी कहने का मतलब कि ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ठीक है? ये आपका डी हुआ, ठीक? ए बी डी, ए बी डी जो है विल बी लेवल कमेंसुरेट विद द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद ग्रेजुएशन। कहने का मतलब कि ये तीनों जो क्वेश्चन आएंगे, लाइक जीके, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये आपसे ग्रेजुएशन लेवल तक का नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? क्लियरली यहाँ पे लिख रखा है उसने। पार्ट सी जो है, यानी कि जो क्वांट वाला सेक्शन है, ये आपका जो है 10th स्टैंडर्ड होगा। 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपसे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? कहने का इससे इतना डरने की बात नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आएगा, ग्रेजुएशन में तो रीजनिंग होती ही नहीं है, जीके होता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस लेवल का क्वेश्चंस फेस कर सकते हैं, ठीक है? उस लेवल की एनालिसिस, एनालिटिंग एबिलिटी है आप में, ठीक है? तो उस हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाएगा। नॉलेज तो वही है, बुक्स तो वही है, जो उसके बाद तो जीके या इकोनॉमिक्स की बुक तो बनी ही नहीं फिर। तो ये मत समझिए कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आप ये कंटेंट नहीं कर सकते भाई ये क्वेश्चन कैसे आ गया मेरे पेपर में, ठीक है? वो डाल सकते हैं 2 क्वेश्चन कहीं के भी, ये उन्होंने अपने लिए एक खिड़की खोल दिया। लेकिन इस मैथ्स में उन्होंने बोल दिया कि भाई 10th लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, तो अपने लिए वो उन्होंने आपको एक आज़ादी दे दी कि भाई इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसके अंदर ही रह के पढ़ाई करिए, ठीक है? तो ये अच्छी चीज़, ये लेकिन ध्यान रहिए ये टियर 1 का क्वेश्चन सिलेबस है, टियर 2 का नहीं। अब ये टियर 2 का देखिए। टियर 2 में दोस्तों ये सबसे पहले मैथ का, मैं लेके आया हूँ। ये पूरा मैथ्स का है। यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा है, पिछले में क्या है कि एक ही पैराग्राफ में सारा का सारा कंपाइल किया हुआ था। यहाँ पे चैप्टर वाइज़ थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, उसके लिए सारा चैप्टर को सेपरेट कर दिया गया है। चैप्टर को और उसके सब टॉपिक्स जो हैं उसको लिख दिया गया है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है? ये जो एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये टियर 1 में नहीं आता है, टियर 2 में आता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम है। मॉड्यूल ऑफ सेक्शन, ये रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी सेम चीजें हैं जो टियर 1 में थी, उसमें कोई फर्क नहीं है, वही बातें यहाँ लिख रखी हैं और थोड़ा कम ही लिख रखा है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि रीजनिंग एग्जैक्टली सेम है। मैथ्स में बस ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं टियर 2 के सिलेबस में, ठीक है? जनरल अवेयरनेस की बात करें, अब वही देखिए, फिर वही बात है, जैसे वहाँ लिखा हुआ था वही वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, बस नाम लिख दिया है चैप्टर्स का। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अब मैंने जैसे बताया कंप्यूटर भी पूछी जा रही है, तो कंप्यूटर में का जो सिलेबस है वो देखने में तो काफ़ी काफ़ी टफ लगेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर नहीं जानता उसके लिए ये सब मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए एक्सेल वर्ड तो हम सबने पढ़ रखा है, विंडोज एक्सप्लोरर सबने देख रखा है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स ठीक है, सब लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये हमारे लिए बहुत नई चीज़ है, ठीक है? हम लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है? बहुत सारा ऐसा फंक्शनैलिटी होता होता है जिसके बारे में जिसको हमने कभी आज तक यूज़ नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि टियर 2 में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर को लेके चलना पड़ेगा, कंप्यूटर में आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं कि सीजीएल के थ्रू जो बेस्ट पोस्ट है वो कौन सी है, ठीक है? मतलब हमारा एक ड्रीम पोस्ट सबका होता है, उसी के हिसाब से कोई सीजीएल की तैयारी करना शुरू करता है, ठीक है? तो अब अगर
अगर एक टारगेट आपने फिक्स कर लिया तो आपके लिए थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाता है। लाइक मान लीजिए मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि पिछले साल की कट ऑफ क्या गई है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, कितने नंबर पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिनिमम लोगों को मिल गया है। तो मुझे पता चला कि 360 में 390 में से अगर आप 325 लेके आ रहे हो तो शायद मुझे मिल जाएगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। पिछले साल मिला था तो इस साल भी मिल सकता है। चलो थोड़ा सा उससे बढ़ा के मैं ऐड कर लेता हूँ 330, तो मेरा टारगेट हो जाएगा टीयर 2 मुझे 330 के लिए तैयारी करनी है। तो अगर आपका ड्रीम पोस्ट अपना आप सेट कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ईज़ी हो जाता है थोड़ा-सा, मतलब फिगर आउट करना। ऑब्वियसली आपकी फ़ेवरेट पोस्ट है तो बाकी लोगों के लिए भी फ़ेवरेट पोस्ट होगी, और जहाँ बाकी लोगों के लिए भी फ़ेवरेट हो गई तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन पोस्ट के लिए। ठीक है? कहने को बेस्ट है, तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है इनके लिए। तो कौन-कौन से बेस्ट पोस्ट हैं? वैसे तो सब ये सब्जेक्टिव चॉइस है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैंने लिस्ट बना दी है। एएसआई इन एमईए कट ऑफ के बेसिस में बात करूँ तो इसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। हालाँकि वैकेंसी भी कम होती है तो उस वजह से भी हाई जाती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एईओ एंड ईडी, ईडी यहाँ पे हो गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईई हो गया असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ इन सीएसएस, एग्जामिनर इन सीबीआईसी, प्रिवेंटिव ऑफिसर इन सीबीआईसी। ठीक है? ये सारे कुछ पोस्ट हैं जो कि बेस्ट पोस्ट हैं, और ये सारे के सारे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हैं। ठीक है? मतलब अगर आप ज्वाइन करोगे इन पोस्ट पे, और अगर आप बड़े शहर में हो लाइक दिल्ली में, मुंबई में, ऐसे जगह पे अगर आप ने ज्वाइन किया है, तो आपकी जो स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी होगी दोस्तों वो लगभग आपको 75,000 रुपये होगी। ठीक है? इन हैंड सैलरी आपकी इतनी होगी, 75,000 आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में। थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है बट जितना तो होगा ही। फिर बढ़ता रहेगा आपका सैलरी धीरे-धीरे, डीए जैसे बढ़ेगा, जैसे बेसिक आपका बढ़ेगा, इंक्रीमेंट जैसा लगेगा। लेकिन इनिशियली आपकी इन हैंड सैलरी इतनी होगी। ये 4600 थी, और नीचे जो ग्रेड पे की कुछ जॉब है उसमें मुझे मुझे सबसे अच्छा लगता है डिविजनल अकाउंटेंट। ये एक 4200 ग्रेड पे की एक जॉब है, और ये बहुत पॉपुलर आजकल हो रही है क्योंकि इसमें बहुत आपको फ्रीडम मिलती है। ठीक है? जिसकी वजह से आजकल काफ़ी पॉपुलर है। सीजीडीए ऑडिटर, ये आपको 2800 ग्रेड पे की एक जॉब है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें आपको कैंटीन फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है। इसकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती है, और आप बिल्कुल अपने होम लोकेशन पे रहना चाहो तो वहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि वैकेंसीज़ हर जगह अवेलेबल होती है पूरी इंडिया में। ठीक है? तो ये बेस्ट पोस्ट की बात हुई। अब दोस्तों बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। ठीक है? अब बुक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बुक्स बहुत लोग फॉलो करते हैं। लाइक अगर आप सीजीएल के बारे में जानते हैं तो मुझे लगता है अभी तक आप कई सारे बुक्स देख चुके होंगे। मतलब एक सब्जेक्ट के 3 से 4 बुक्स आपने देखे होंगे, आपको मन हुआ कि ये बुक मैं ले लूँ या वो बुक ले लूँ, तो कन्फ्यूज़न में सारा ही लेके आ जाते हैं। तो कुछ बात में मैंने क्लियरली लिख दी है। फॉलो वन बुक फॉर थियरी एंड वन बुक फॉर पीआईक्यू, बस। थियरी के लिए एक बुक आप ले सकते हैं और पीवाईक्यू के लिए एक बुक ले लीजिए। उससे ज़्यादा बुक प्लीज़ मत लीजिए, अपना आप नुकसान कर रहे हैं। ऑन कंप्लीशन गो ऑन रिवाइजिंग सेम बुक, अगर खत्म हो जाता है आपका वो बुक तो दूसरे में जंप मत कीजिए, उसी बुक को दोबारा रिवाइज कीजिए। ये देखिए, ये कोई थंब रूल नहीं है। ठीक है? ये एसएससी सीजीएल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई और एग्जाम होता तो कुछ और बताता मैं, लेकिन सीजीएल की आदत है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछती है। तो जितना ज्यादा बार आप सेम चीज को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, उतना ज्यादा आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है? तो अगर खत्म होती है बुक तो उसी बुक को पढ़िएगा, नए बुक पर मत जाइएगा। ठीक है? डोंट डिपेंड ऑन सॉल्यूशन गिवन इन बुक ओनली। ठीक है? अब मान लीजिए जो बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है सिर्फ उस पे ही आपको डिपेंड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि मान लीजिए बुक में कई बार ऐसा होता है सॉल्यूशन बहुत बेसिक होता है, लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है, आपको लगेगा कि यार बढ़िया से समझ में आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग सॉल्यूशन अगर आप एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा। ठीक है? तो आपको थोड़ा ट्रिकी सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, चीज़ों को सीखोगे, तो आपके टीचर्स आपको बताएँगे, या जो क्लास नोट्स या बुक आपके पास होगी उसमें होगी, या तो जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि यार इसको तो मैं इतना जल्दी कर सकता था अगर ये चीज़ मैं बेकार ना लिखूँ तो। ठीक है? तो इस तरीके से आपको अप्रोचेस ढूँढने होते हैं जिससे कि सॉल्यूशन छोटा हो जाए। ठीक है? तो जीके है, रीज़निंग है, मैथ्स एंड इंग्लिश है। ठीक है? इन सारों के बुक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ ओवरऑल। हालाँकि बुक इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, आपको कोई बुक अच्छी लग सकती है, कोई नहीं, लेकिन जनरली जो लोगों को पसंद आती है, फॉलो करते हैं, वो बुक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं। ठीक है? किरण की बुक है, या फिर पिनेकल की भी बुक आती है, राकेश यादव रीडल पब्लिकेशन की भी बुक आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि बस फ़र्क इतना हो सकता है, कोई 100 सेट दे रखा है, कोई 105 सेट दे रखा है, कोई 90 सेट दे रखा है, इतना ही फ़र्क होगा। बाकी क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करना है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन जो है उसके
उसमें मैटर करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। लाइक किसी बुक में मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो काफी लेंदी है, ठीक है, किसी में है कि बहुत शॉर्ट है, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, किसी में है कि लॉन्ग भी है और मतलब शॉर्ट सॉल्यूशन भी है, दोनों है। तो वो मुझे किरण की बुक में दिखी है, तो इसलिए आप ले सकते हैं बुक। क्लास नोट्स की बात करें तो मैथ्स, राकेश यादव की मैथ्स की बुक आती है, गगन प्रताप की मैथ्स की बुक आती है, अभिनय शर्मा की मैथ्स की बुक आती है, आदित्य रंजन की मैथ्स की बुक आती है। क्लास नोट सबके अवेलेबल है, तो ये सारे बुक्स आप ले सकते हैं। हालांकि आज के टाइम में बेटर है कि आप एक कोर्स खरीद लें, ठीक है, कोर्स खरीद ले, अगर आप खरीद लेते हैं तो फिर आपको इन क्लास नोट्स की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। क्लास नोट्स तब इंपॉर्टेंट होंगे जब आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है, समझे। लाइक मान लीजिए कि 4 महीने बचे हैं, 3-4 महीने, अब 3-4 महीने में कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो आपका सिलेबस खत्म करवा दे, एक भी नहीं। तो अगर आप उतने देर में खत्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आप क्लास नोट्स लेके आएंगे, उसको आप 1-2 महीने में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास नोट उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छी है। अभी अगर आपके पास टाइम है 1 साल, तो बेटर है कि आप किसी का कोर्स ले लें, ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा आप कर पाओगे, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो वैसे अगर लेना चाहें क्लास नोट्स तो आपकी मर्जी। इंग्लिश के बारे में बात करूं तो थियरी के लिए ये दोनों बुक्स बहुत पॉपुलर हैं, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक और एसपी बख्शी की इंग्लिश की बुक। दिस बुक्स आर मच मोर देन एनफ फॉर एसएससी सीजीएल, मच मोर देन एनफ। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पिनाकल पब्लिकेशन की भी बुक है, किरण की बुक है। हमने बताया कि राकेश यादव की, वो कॉमन बोल दिया मैंने, राकेश यादव बोल दिया, पिनाकल बोल दिया, किरण बोल दिया, वो सबके लिए अप्लाई हो गया। वो मैंने फोटो भले उसमें किरण लगाया था, इसे पिनाकल लगा दिया ताकि आपको लगे ये बायस्ड वीडियो नहीं है ये। एक चीज और दोस्तों, इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में आपको एक रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन कहने का मतलब कि लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैरा जम्बल, कहाँ पेन चेंज करता हूँ, पैरा जम्बल होता है ना, क्लोज टेस्ट होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपको इन बुक्स में नहीं मिलेगा, मतलब ये इन बुक्स में आपको ये सब सॉल्व करने का टेक्निक नहीं बताया जाएगा। वो आपका सिर्फ तभी इंप्रूव हो सकता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो इंग्लिश में, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग इंग्लिश में, लेकिन इस बात ये बात ध्यान रखिए कि ये कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स नहीं है, ठीक। आगे बताता हूँ मैं। जीके के लिए, थियरी के लिए दोस्तों सबसे पॉपुलर जो बुक है वो है ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। ये मतलब हर 5 में से 4 लोगों के पास मिनिमम होगी ही ये बुक, ठीक है। दूसरी बुक है मनोहर पांडे की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, ये भी काफी फेमस हुई है आजकल। घटना चक्र की भी बुक आती है जीके की, ये भी काफी पॉपुलर है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर तीनों में से कोई भी उठा लीजिए, यहाँ मैंने राकेश यादव की फोटो लगा दी है, तो ये भी आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों कि मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में भी आप एक से ज्यादा बुक, क्लास नोट्स हो गया या फिर पीवाईक्यू की बुक आप ले सकते हैं। जीके में आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बुक अगर आप ले लेंगे तो इस बुक को आप खत्म करेंगे तब तो दूसरे पढ़ जाएंगे, आप खत्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक बुक ले, इस जीके के केस में एक बुक लेना आपकी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। और एक बुक पर ही आपको रहना है, ऐसा नहीं कि मैं इस बुक को खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, बोरिंग थोड़ा लग रहा है तो दूसरा बुक चला जाता, सारा बुक बोरिंग है, नहीं तो सारा बुक इंटरेस्टिंग है, कोई फर्क नहीं, एक टाइम के बाद सारा बुक आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। रेफरेंसेस ले सकते हैं, ये सोच के कि 2 बुक आप मान लीजिए लेके आ गए, तो पढ़ मैं रहा हूँ बेसिकली यही बुक, अगर कोई ऐसा टॉपिक मुझे लगे इसमें शायद उतना अच्छे से नहीं दे रखा है, तो एक बार आप इस बुक को भी चेक कर लिए कि इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। या कोई टॉपिक आपको समझ में इसमें नहीं आया, क्लियर नहीं हो पाया अच्छे से, तो एक बार दूसरे बुक का भी रेफरेंस ले लिए या यूट्यूब वीडियोस देख लिए, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू स्टडी द बुक स्लाइटली बट रेगुलरली। ये जो थ्योरी की बुक्स है ना जीके की, रोज नहीं पढ़ना है, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन लगातार पढ़ना है, डेली पढ़ना है और लंबे वक्त तक पढ़ना है। मैथ्स को, इंग्लिश को, रीजनिंग को आप 2-3 महीने में तो काफी हद तक इंप्रूव कर पाओगे, जीके को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। जीके को 2-3 महीने में नहीं इंप्रूव करना पॉसिबल है, उसमें लॉन्ग टर्म एफर्ट अगर आपने नहीं डाला है, यू कैंट एक्सपेक्ट टू स्कोर वेरी वेल इन जीके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। A destination is many paths. You need not follow my strategy for getting selected. Rather than make your own subject to the condition that you're given. अब मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप यही फॉलो करें, ठीक है। लेकिन जो मेरे स्ट्रेटजी का पर्पस है, लाइक मान लीजिए कि मैं रात को 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, आपको रात में टाइम नहीं मिलता है, आप सुबह 3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन हम दोनों का पर्पस क्या है, हम दोनों का पर्पस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करना है,
ठीक है? तो स्ट्रैटेजी जो होती है ना दोस्तों, स्ट्रैटेजी जो होती है वो अलग होती है। स्ट्रैटेजी मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट यू आर गिवन। आप मैं आप एक कंबाइंड फैमिली में रहते हो, मैं अकेला रहता हूँ, तो मेरे पास टाइमिंग ज़्यादा होगी, आपके पास कम होगी, ठीक है? या फिर आप रूम शेयर करते हो किसी के साथ, तो वो आपको हेल्प कर देगा पढ़ने में। मैं अकेले रहता हूँ, तो मुझे सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। तो जो उसके साथ जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से उसको स्ट्रैटेजी प्लान करनी होती है। लेकिन मैं जो पर्पस है वो फुलफिल करने पे मैं ध्यान दूंगा, ठीक है? तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप वही स्ट्रेटजी फॉलो करें। जो पर्पस में मेरा क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, बस वो क्लियर कर लीजिएगा। बाकी जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, जैसे पढ़ना है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये मैंने कर दिया, ये पर्पस मैंने जो, हाँ। और दूसरी बात कि बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेटजी की वीडियोस नहीं देखनी है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है। चीज आप कुछ सीखोगे नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक। एंटरटेनमेंट के लिए देखो, अलग बात है। बट इस व्यू से ज्यादा वीडियोस मत देखो कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ सीखने को नहीं मिलता है। एक वीडियो अगर आपने डिटेल पूरी अच्छी से देख ली, आपको सब कुछ बता दिया जाता है एक ही वीडियो में, अगर कोई जेन्युइन आदमी है तो। नहीं तो आप बौखते रहिए, अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है? एक बात और कि आप ये मत सोचिए दोस्तों कि आप अकेले हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, अकेले रह के हम लोग तैयारी करते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, बगल में कोई तैयारी करने वाला नहीं है, कैसे करेंगे हम लोग? कोई जरूरत नहीं है किसी की, ठीक है? मैं आपको बताऊं तो, सच बोलूं, अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं सीजीएल के लिए, तो इस 100 में लगभग 50 लोग ऐसे होते हैं जो अकेले तैयारी कर रहे हैं। और इन्हीं 50 में से मैक्सिमम रैंक भी आता है, ठीक है? तो अगर आप अकेले हैं तो खुद को लकी समझिए, बदकिस्मत मत समझिए खुद को, ठीक है? बहुत सारे एस्पिरेंट हैं बिना गाइडेंस से भी पढ़ रहे हैं। आजकल यूट्यूब है, बहुत कुछ मिलता है यूट्यूब पे। पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे करके पढ़ सकते हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है किसी कंपनी की या किसी माहौल की। आप जहाँ चाहेंगे वही माहौल बन जाएगा, ठीक है? बस अपने स्टडी रूम में किसी को घुसने मत दीजिए, बस इतना ख्याल रखिएगा। अब दोस्तों, मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करूं, देखिए, टीयर वन एक मैंने बोला, एक होता है टीयर टू, ठीक। तो मैंने जैसे कि बोला कि टीयर टू पे ही आपको फोकस करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने क्या बोला कि टीयर वन और टीयर टू का जो सिलेबस है, तो टीयर वन के सिलेबस में अगर मैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूं, तो ये टीयर टू का सिलेबस हो जाता है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है? तो बेटर है कि टीयर टू के लिए तैयारी करें साथ में। उसी मतलब, क्या होता है ना, बहुत लोग डिमार्केशन इस बेसिस पे करते हैं कि टीयर टू में इजी क्वेश्चन, टीयर वन में इजी क्वेश्चन, टीयर टू में टफ क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है। टीयर वन में कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, टीयर टू में भी कई बार इजी क्वेश्चन दिख जाते हैं आपको, ठीक है? तो फोकस आपको टीयर टू पे रखना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा कि दोस्तों, मैथ्स में क्या है ना, कि मैथ्स में आजकल जो, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, स्पेशली सीजल 2022 से, मैथ्स इजी आ रही है, ठीक है? मतलब मैथ्स में दो सेक्शन होता है, एक अरिथमेटिक होता है, एक एडवांस सेक्शन होता है, ठीक है? एडवांस सेक्शन इज वेरी इजी। मैं सच बता रहा हूँ, एडवांस अब बहुत इजी आ रही है। एडवांस कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि जो मेंसुरेशन हो गया, जिसमें आप एरिया वॉल्यूम पढ़ते हो, है ना? ज्योमेट्री हो गया, इसमें आप सर्कल रेक्टेंगल बनाते हो, है ना? थिंग्स लाइक जैसे एंगल कैलकुलेट करते हो, ये सब। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना? और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो एडवांस में आते हैं। उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने 10th में अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ी, उसको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? लेकिन अच्छी बात क्या है, एडवांस अब इजी आ रही है। अर्थमेटिक थोड़ा सा अच्छा आ रहा है आज के टाइम में, जितना पहले आता था वैसा ही आ रहा है, थोड़ा सा बेटर हो गया है। इसमें क्या है, कैलकुलेशन। तो अगर आपने क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स में अगर आपने मैथ अच्छी पढ़ी है, तो आप अर्थमेटिक आप कर सकते हैं, ठीक है? एडवांस अच्छी करने के लिए आपको 10th तक का मैथ्स अच्छे से आना, 9th 10th में अच्छा आना चाहिए मैथ का। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स वीक है, 10th क्लास के बाद उन्होंने मैथ पढ़ी ही नहीं, और उनको डर लगता है, अच्छा नहीं लगता है मैथ्स, उनके लिए भी अब मौका है काफी अच्छा। पहले नहीं था, पहले मैथ्स जिनका वीक है वो तो सोच ही नहीं सकते थे सीजीएल की तैयारी, ठीक है? अब लेकिन सीजीएल आपको मौका देता है हर एक एस्पिरेंट को इवन। तो बहुत अच्छी चीज हुई है ये, ठीक है? और जैसे कि मैंने बोला कि अर्थमेटिक थोड़ी अच्छी आ रही है, एडवांस बहुत इजी आ रही है। तो अर्थमेटिक भी जो अच्छी आ रही है ना, अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है, अगर आपको कैलकुलेशन से डर नहीं लगता है, कैलकुलेशन करना आता है, थोड़ा शॉर्टकट्स वगैरह पता है कैलकुलेशन का, मजा आता है, अगर एंजॉय करते हो कैलकुलेशन करना, तो मैथ्स का कहानी खत्म है आपके लिए 95%। उसके बाद बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ फॉर्मूला याद करना है, बस, ठीक है? कुछ नहीं है मैथ्स। तो बिगिनर अगर आप हैं, तो मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करिए कैलकुलेशन। इतना प्रैक्टिस करिए कि बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए आप कैलकुलेशन में, ठीक है? कुछ नहीं है भैया कैलकुलेशन,
ठीक है, मतलब मैथ में कैलकुलेशन इज द की। ये कर लिया कुछ और कैलकुलेशन में हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं यार, यूकेजी नर्सरी 1 2 में करते थे हम लोग कैलकुलेशन। उसी को अब थोड़ा सा फास्ट करना है, थोड़ा सा ट्रिकी करना है, तो इतना दिक्कत की बात क्या है भाई। तो कैलकुलेशन अगर आपने कर लिया, मैथ्स का कहानी खत्म है। बुक मैंने आपको बता दिया है, उससे प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस के थ्रू, या कोई बुक आप लेके आ जाइए कैलकुलेशन की, उससे आप ले कोई भी ले आइए। कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन, कोई अच्छी बुरी बुक उसमें नहीं होती है। ठीक है, ट्रिक्स नहीं भी आया आपको कैलकुलेशन का, लेकिन मतलब कंफर्टेबल हो जाना है कि बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में दिखे तो मुझे डर ना लगे, मैं बिंदास होकर कर डालूं उसको। ठीक है, दिस इज द की। यही है दोस्तों मैथ्स की स्ट्रेटजी। इसके अलावा मैथ्स में और कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत अजीब लगेगा, कुछ भी नहीं करना है। एक कोर्स ले लिया आपने, उस सिलेबस आपने खत्म कर लिया, उसी बुक को रिवाइज कर लिया फिर बार एक दो बार, और कैलकुलेशन में आपने ध्यान दे दिया, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कहानी खत्म है। मैथ्स में एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं इससे ज्यादा। बहुत हंसी लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश दोस्तों, मतलब मेंस में जो 390 नंबर मैंने बोला आपको, उसमें 135 नंबर का इंग्लिश आता है। मैथ्स मैथ्स कितने का था पता है? मैथ्स था 90 नंबर का। मैथ्स 90 नंबर का था आउट ऑफ 390। ठीक है, इंग्लिश 135 का है 390 में, मतलब वेटेज ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, और इंग्लिश का जो लेवल है ना दोस्तों, वो अच्छा आ रहा है आजकल। इंग्लिश का जो आजकल क्वेश्चन है वो लिटरली अच्छे हैं, यू हैव टू एडमिट। पहले क्वेश्चन आप देखिए, आपकी अब के देखिए, मतलब इक्वल इफ नॉट लेस। ठीक है, जैसा लेवल पहले था उससे बेहतर ही कहूंगा मैं। इंग्लिश में अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, उनके लिए होमवर्क अब बढ़ चुका है। आपको इंग्लिश में मेहनत करनी है। पहले क्या होता था ना, लोग वोकैब पढ़ते थे, ग्रामर पढ़ते थे बस, और उनका काम चल जाता था। अब इसमें एक चीज और आपको ऐड करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ के समझना नहीं आता है, अगर आप इंग्लिश, कोई इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के उसका मीनिंग अगर आप डिसिफर नहीं कर सकते हैं, तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। 135 नंबर का सवाल है दोस्तों। ठीक है, और तो और अच्छा लेवल, हाई लेवल, बेसिक लेवल, इजी लेवल नहीं आता है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। कॉम्प्रिहेंशन की मैं जो बात कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट आ जाता है, आपका पैरा जम्बल्ड आ जाता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या हो गया कि एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, उसको फिल करना है, और 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। पैरा जम्बल्ड, एक पैराग्राफ है, उसके 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स को उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है, उसको आपको ठीक करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़िए, उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, इन तीनों केसेस में, आइदर ऑफ द 3 केसेस में, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी जरूरी है। इंग्लिश अगर आपको समझ नहीं आता है पढ़ के, तो आप ये तीनों में गलती करेंगे। ठीक है, और इसी पे खेल है आज के टाइम में। ठीक है, तो प्लीज रीडिंग पे ध्यान दीजिए। बिगिनर अगर आप हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की, जितना ज्यादा आप समझेंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, बाइलिंगुअल मैगजीन पढ़िए, सबसे द की थिंग, एक ऐसा मैगजीन ले आइए जो हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, एग्जैक्टली। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़िए, अगर आपको नहीं समझ में आए उसका ट्रांसलेशन देखिए हिंदी में। ठीक है, फिर इंग्लिश पढ़िए, फिर देखिए ट्रांसलेशन। उससे क्या होगा, आपका वोकैब भी इंप्रूव होगा, उससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और ग्रामर में कौन सा शब्द कहाँ आता है वो भी इंप्रूव होता है। मतलब कि ये पूरा का पूरा, ये वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सारा आपका एक रीडिंग से इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, उस पे प्रैक्टिस, वो बोरिंग चीज है, ये इतनी बोरिंग चीज है कि ना इसके बारे में टीचर्स बताते हैं, और ना बच्चा इसको फॉलो करना चाहता है। बच्चा बस वोकैब ग्रामर पढ़ के ही खुश है, जो कि एकदम बेकार चीज है, एकदम बेकार चीज है। आज के टाइम में पैटर्न चेंज होने के बाद अब इनका वेटेज बहुत कम हो गया है। अगर आप इन दोनों में बहुत एफर्ट आपने किया, रीड कॉम्प्रिहेंशन पे एफर्ट नहीं किया, आपके नंबर कितने आएंगे पता है? 100 ले आओगे आप, 100 110 ले आओगे। लेकिन कंपटीशन बीट करने के लिए दोस्तों, कम से कम आपको 130 चाहिए, 130 चाहिए अगर कंपटीशन बीट करना है तो। ठीक, आगे मैं बताऊंगा क्यों 130 लाना जरूरी है। तब उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा भाई। यही है, यही ये ट्रिक है। बुक मैंने बता दिया, थ्योरी के लिए कौन सी बुक है। इंग्लिश में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी का कोर्स लें। अगर आपके पास बुक है उन दोनों में से कोई एक, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आप बिल्कुल नीचे लेवल से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल आपको थोड़ा चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग में कोई पढ़ा दे इंग्लिश, तभी कोर्स लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मैंने आपको बता दी, और ये मैंने आपको बेसिक एक स्ट्रेटजी बता दी कि आपका फोकस कहाँ रखना है, आपको पर्पस आपका क्या होना चाहिए। अब यही पर्पस पूरा करने के लिए आप दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, वो फर्क नहीं पड़ता है। बस ये पर्पस आपका पूरा होना चाहिए कि रीडिंग आपकी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है कि बायलिंगुअल मैगजीन का,
आप 1 महीना इसको कीजिए, 1 महीना सिर्फ कीजिए, नहीं आपको इम्प्रूवमेंट दिखा आप कमेंट कीजिएगा वीडियो में आके आप, ठीक है? तो इंग्लिश के लिए इतना ही, बाकी वोकैब और ग्रामर तो है ही, वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे। वोकैबुलरी मतलब एंटोसाइनो, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस ये सब होता है। ये सब तो आपको रटना है ही, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे और आपको और मुश्किल नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार-बार रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 2-3 बार कर लिया है तो आराम से आप कर ले जाओगे। ग्रामर के रूल्स बुक अगर आपके पास में है, ग्रामर उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है? बट वही है ना कि हम हर चीज़ में आपको टाइम देना होता है। टाइम हम लोग देते नहीं हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। हम लोग को जल्दी रिज़ल्ट चाहिए होता है कि भाई आज पढ़ें और कल ही हमारा मार्क्स आ जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ठीक? तो ये थी इंग्लिश की बात। अब दोस्तों आते हैं जनरल नॉलेज की में। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में 130 आपको लाना पड़ेगा 135 में। लाना है, ये टारगेट रखिए। क्यों? क्योंकि जीके में आप नहीं ला पाओगे। जीके में ला ही नहीं पाओगे आप। वो इसलिए जीके हालाँकि मात्र 25 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। टियर 1 में 25 क्वेश्चंस, ठीक है? और टियर 2-2 नंबर के, और टियर 2 में 25 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, यानी 75, 390 में 75। छोटा है, छोटा है, लेकिन दोस्तों यही कॉम्पिटिशन है। इसी में कॉम्पिटिशन बीट होता है, ठीक है? क्योंकि ये 75 नंबर का जो 25 क्वेश्चन ये है ना दोस्तों, ये काल होता है। ये बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, काफ़ी अच्छा लेवल, टफ लेवल है, लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं जेन्युइनली तो आप ले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? 25 क्वेश्चंस में से आपको हिस्ट्री भी इसमें आता है, पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, साइंस भी आता है, मिसलेनियस पार्ट भी आता है, स्टैटिक जीके भी आता है। ये सारा आता है, प्लस इसमें करंट अफेयर अलग से जोड़ दीजिए। करंट अफेयर 2-3 साल पुराना पूछ लेते हैं, है ना? ये स्टैट जो सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चंस हैं, कभी यार ऐसा ऐसा आ जाता है जो कि आपको दिखेगा नहीं बुक में, ठीक है? स्टैटिक जीके के इतने मुश्किल क्वेश्चन आ जाएँगे भाई हवा ही नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब कि इस 75 नंबर में से आप कितना भी मेहनत करें, है ना? अगर आपको अभी सीजीएल के बारे में पता चला, अभी आप जीके पढ़ना आपने शुरू किया है, तो 75 में अगर आप 40 ले आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप 40 ला पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन ला नहीं पाओगे आप। वही लोग ला पाएँगे जो लंबे वक़्त से जीके पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने 9th-10th में काफ़ी अच्छे से जीके पढ़ी है, या फिर सीजीएल के लिए वो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और 1 साल से लगातार जीके पढ़ रहे हैं, वो लोग ले आएँगे। ठीक है? तो 25 सीजीएल या 26 सीजीएल या 27 सीजीएल आपका फ़ोकस है, तो आप जीके आज से ही अगर पढ़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ा-थोड़ा ही, तो आपके लिए कुछ नहीं, आप ले आओगे 50, 60 भी ले आओगे आप, ज़्यादा भी ला सकते हो, ठीक है? तो जीके में आपको टाइम बस देना है, कोई ट्रिक यहाँ नहीं लगाना है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पे फ़ोकस नहीं करनी, बस पढ़ते जाना है, लगातार और लंबे वक़्त तक। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, स्टैटिक हो, मिसलेनियस हो, कुछ भी हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे ना जीके का, लगातार थोड़ा-थोड़ा ही डेली, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जीके की स्ट्रैटेजी और मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन एक मैं छोटी-सी बात ये बताऊँगा दोस्तों कि एक रिवर्स साइकोलॉजी इसमें आपको अप्लाई करनी है, ठीक है? क्या है कि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बड़ा तो होगा ही। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाते हैं कि देखते हैं हम लोग अब सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं उस एग्जाम के सवाल। यहाँ आपको उल्टा करना है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया है किस सब्जेक्ट से, उसका आपने खाका बना लिया, ठीक है? लिस्टिंग हो गई आपकी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जाइएगा बुक पर। उससे क्या होगा ना दोस्तों कि देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेलेवेंट टॉपिक कौन-कौन सा है, कौन-कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है या किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको आइडिया लगेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब उन चीज़ों को ऑन प्रायोरिटी आप खत्म करेंगे। ऐसा ना हो कि आप बिगिनर हो, शुरू किया हो, फालतू सा कोई टॉपिक है उसमें आपको मन लग गया, उसमें आप घुसे रह गए। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस पे आपने टाइम ही नहीं दिया। ये नहीं होना चाहिए। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इंग्लिश और मैथ्स के बारे में भी मैंने जो बताया, पहले देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आपको ये आइडिया लगेगा। तब थ्योरी एक ओवरऑल देखिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करने बोल रहा हूँ। देख लीजिएगा, पेजेस पलट लीजिए, देख लीजिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे किस टॉपिक पे एफर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो प पहले एनालिसिस असेस करना ज़रूरी है, उसके बाद आप प्रिपरेशन अपनी अच्छे से शुरू कीजिएगा, ठीक है? एक स्मार्ट बच्चा ऐसे ही शुरू करता है। अब कोई एवरेज, बिलो एवरेज या गधा बच्चा अगर होता है तो बिल्कुल बस शुरू कर देता है, बस खाली पढ़ना, 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 पढ़ना। कोई एनालिसिस या कुछ रिसर्च से उसको मतलब नहीं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग इज द इजीएस्ट। रीजनिंग सबसे इजी आती है एसएससी सीजीएल में, चाहे टियर 1 हो
या टियर 2, कोई फ़र्क नहीं है, सिलेबस दोनों में बिल्कुल सेम है रीज़निंग का, ठीक है। टियर 1 में आते हैं 25 क्वेश्चन, टियर 2 में आपके आते हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है, 3-3 नंबर के। कई कई बार ये 30 क्वेश्चन में क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़े ऐसे दिख जाएँगे जो कि अच्छे लगेंगे आपको, अच्छे नहीं मतलब थोड़े मुश्किल लगेंगे, क्रैक नहीं कर पाओगे। इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आप क्रैक करें ही करें, ठीक है। इसमें आपको करना ये है कि टॉपिक्स तो इसमें कई सारे हैं, कोर्स मत लीजिएगा इसमें, रीजनिंग में कोर्स बिल्कुल नहीं लेना है। जीके में भी आपको मन करे आप ले लीजिए, इंग्लिश में ले लीजिए, मैथ्स में ले लीजिए, रीजनिंग में मत लीजिएगा, ये आप कंप्लीटली आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में मान लीजिए कि 27 क्वेश्चन बहुत अच्छे आ गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए जो थोड़े मुश्किल आपको लगे, आपसे नहीं हुए। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। रीजनिंग जब भी आप अटेम्प्ट करें, जो भी आपको थोड़ा-सा ही मुश्किल लगे, तुरंत उसको स्किप कर दीजिए, तुरंत स्किप कीजिए, ठीक है? मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, मैं स्किप करता हुआ भागा, जो ईज़ी क्वेश्चन है उसको बनाता हुआ गया। मुझे पता चला कि 30 में से मैं 9 क्वेश्चन्स मैंने स्किप किए, मैंने 21 क्वेश्चन बनाए। अब उन 9 क्वेश्चन पे आइए। उससे क्या होगा दोस्तों कि एग्ज़ाम की शुरुआत में हम लोग थोड़े-से हड़बड़ाहट में रहते हैं, ठीक है? कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, बहुत टाइम लग जाएगा ये वो। लेकिन अब क्या है, ईज़ी क्वेश्चन तो आपने कर लिया, तो आपने मिनिमम मार्क्स तो अपना सिक्योर कर लिया, तो आपका दिमाग अब रिलैक्स हो गया। तो अभी भी जो आपका टाइम बचा हुआ है आपके पास, उसमें आप काफ़ी आराम से 9 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा विदाउट हड़बड़ी, ठीक है? उससे क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्रैक होने का चांस बढ़ जाएगा और सही होने का चांस भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस तो आपको खूब करना ही है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, तो जब मैंने बोला कि मान लीजिए 30 में से 27 क्वेश्चन आपके हो गए, 3 नहीं हुए, तो ये 3 का नंबर और कम होगा अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो। शायद 30 में 30 भी आप कर जाएँ, बहुत लोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रैक्टिस खूब कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है कि पेपर अटेम्प्ट जो मैं कर रहा हूँ, मैं स्किपिंग का टेक्निक जो है वो इख्तियार करूँ अपने पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में, ठीक है? वो अभी से ही आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। मॉक टेस्ट में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर, तो स्किप करते चलिए, ठीक है? तो रीज़निंग की यही है, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया था, सिलेबस जो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, हाँ, जैसे मैंने ये सिलेबस आपको दिखाया टियर 1 या टियर 2 का, तो जैसे वेन डायग्राम, इसको यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, फ्री लेक्चर्स बहुत सारे हैं, उससे ज़्यादा देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीजनिंग की इतनी ही कहानी है। बाकी कोर्स बिल्कुल मत लीजिएगा, आपके बिल्कुल टाइम टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। यूट्यूब वीडियोस की मत लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्यूशन देखिएगा, खुद आपका दिमाग खुल जाएगा। कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टेक्निक और एसएससी भाई रीजनिंग में, रेलवे में, बैंकिंग में रीजनिंग अच्छी आती है, एसएससी में नहीं आती है, तो क्यों इसके लिए उतना मेहनत करना भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना? जीके पढ़िए उतने में, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, है ना? अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में तो मैंने थोड़ा आपको बता ही दिया, सिर्फ टियर 2 में आता है ये, 60 नंबर का होता है, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया सिलेबस भी जिसका है थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, मतलब कि आपको वो सब चीज़ें नहीं पता होंगी, ठीक है, जनरली। और इस 20 में से आपको 9 सत सॉरी ये 60 नंबर में से आपको 27 नंबर लाना है। ये मिनिमम क्वालीफाइंग होता है। अगर आप इतना नहीं ला पाएँ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ओवरऑल। लेकिन कुछ और पोस्ट हैं जिसकी कट ऑफ 27 से ऊपर जाएगी, ठीक है? लेकिन मिनिमम इतना आपको लाना ही लाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब अगर आप नहीं भी ला पाते हैं, मतलब 27 आप नहीं ला पाएँ इसमें, तो कुछ छोटे लेवल के कई सारे पोस्ट्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहेंगे, तो आपको मिनिमम इतना नंबर लाना ही लाना है, ये ध्यान रख लीजिए। प्लस स्ट्रैटेजी जो है, जो कट ऑफ है, वो और बढ़ सकती है, 27 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम आपको 27 लाना ही लाना है, याद रखिएगा। कंप्यूटर के लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा दोस्तों कि मेहनत तो इसके लिए टियर 1 के बाद ही करना शुरू करिएगा, पहले मत करिएगा, ठीक है? टियर 1 के बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर टाइम कंप्यूटर को देना शुरू कीजिएगा, क्योंकि पहले से आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो रखा है। टियर कंप्यूटर आपका नहीं हो रखा है, तो कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम देना है टियर 2 में, ठीक है? क्योंकि ये रिस्की थोड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है? और कंप्यूटर में ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ़ वर्किंग नॉलेज नहीं हो, आपके पास थियरी आपको प्रिपेयर करनी है। लाइक कोई कोर्स भी आप ले सकते हैं, कोई बुक भी बहुत सारी आती है। बुक कंप्यूटर की मैंने आपको दिखाई थी ये, कंप्यूटर ज्ञान एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है और ये पिनेकल की ये कंप्यूटर की बुक आती है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से आपको थियरी और क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस करने के लिए आपको
दे रखा है, ठीक है? तो बहुत कुछ आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंप्यूटर में बस इतना ही है, बस इसको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा आपको टियर 1 के बाद, टियर 1 से पहले नहीं, ठीक है? अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं कि बेस्ट मॉक्स आपके लिए कौन से होंगे। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम जब हम लोग देते हैं दोस्तों तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक मान लीजिए हम लोग सोचते क्या है कि हमारे पास नॉलेज है, हम लोग पेपर देंगे, पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे और हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज तो हमारे पास होती है, बस उसको उसको हम लोग एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है? लाइक मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, रोड बिल्कुल खाली है, आप बाइक अच्छा चलाएंगे, लेकिन जैसे ही आप मेन रोड पे आएंगे जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक और कार जा रहे हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि आपको आदत है फील्ड में चलाने की जहाँ पे कोई नहीं होता था, अचानक आप अगर मेन रोड पे आ गए हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। मतलब कि अगर आपको एक लंबी दूरी तय करनी है बाइक से, अपने कार से या बाइक से, तो फिर आपको ट्रैफिक में चलाने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप गाड़ी अच्छी चला सकते हैं और सेफली पहुंच सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, राइट? ये एक नॉर्मल थियरी है। यही चीज मॉक टेस्ट में होता है कि एग्जाम तो आपको देना ही, वो तो एक दिन होगा आपका एग्जाम, बस उस एक दिन आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए विदाउट एनी नर्वसनेस, विदाउट एनी टेंशन, ठीक है? उसके लिए हम लोग मॉक्स देते हैं और मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ये आपके टेम्परामेंट को बैलेंस करता है, ठीक है? क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कई बार मतलब डर जाते हैं, है ना? मतलब हॉल में एंटर किए, हाथ-पैर काँपने लगता है, क्वेश्चन एक एक गलती से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है? तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब कौन बहुत सारा क्या है कि बहुत सारे और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, जैसे कि टेस्टबुक.com है, ओलिवोर.इन है, बायजूसएग्जामप्रेप.com है, प्रैक्टिसमॉक.com है। इसका वेबसाइट भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, किसी पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और भी जो भी आपको पसंद आए, कहीं से भी आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है। अब ट्रैफ़िक वो दिल्ली का ट्रैफ़िक हो या मुंबई का ट्रैफ़िक है या बैंगलोर का ट्रैफ़िक हो, जहाँ भी प्रैक्टिस करना हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन रेलेवेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चंस आपके मॉक्स में आ रहे हैं, ठीक है, वैसा ही पेपर पेपर में भी आने वाला है, ठीक है? तो ये अच्छे मॉक्स की खासियत ये होती है कि रेलेवेंसी अच्छी होती है उसकी, जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं वैसे ही मॉक्स में भी डाले जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल मॉक टेस्ट में ज़रूरी होता है ये देखना कि ऐसा ना हो कि पेपर बहुत टफ हो। अब सुनने में लगता है चलो जितना टफ होगा उतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, तो सीखना ही हमारा पर्पस नहीं है सिर्फ, हमें तैयार होना है पेपर के लिए, ठीक है? तो टफ भी हो क्वेश्चन, ईज़ी क्वेश्चन भी हो, बैलेंस हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं हो। जैसा पे एग्ज़ाम का लेवल हो वैसा होना ज़रूरी है। तभी हम लोग बिल्कुल एग्ज़ाम जिससे जितना करीब एग्ज़ाम के पैटर्न से जितना करीब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स को, उतना अच्छा होगा ना हमारे लिए, तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है यूज़र इंटरफ़ेस, जिस वेबसाइट का यूज़र इंटरफ़ेस अच्छा है, उस पे हमें देना पसंद होता है, वो ज़्यादा सही होगा आपके लिए। एक और चीज़ कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स हों, मैक्सिमम बच्चे जिस वेबसाइट पे मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं, उस पे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि तभी आप एक्चुअल कॉम्पिटिशन का भी अंदाज़ा लगाएँगे कि उन्हीं बच्चों से आपको एग्ज़ाम में कॉम्पीट करना है। तो अभी जितना पीछे उनसे आप हैं, एग्ज़ाम में भी आपको पता चलेगा इतना ही पीछे रहूँगा मेन से, ठीक है? एनालिसिस लेवल, अब एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि जो मॉक टेस्ट हमने दे दिया, अब कई सारा मॉक होता है जो एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि आपका ये सेक्शन वीक है, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, इसमें आपने एवरेज टाइम से 20 सेकंड ज़्यादा लिया। इस टाइप से आपको पूरा एनालिसिस प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्ट सॉल्यूशन, लॉन्ग सॉल्यूशन दोनों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं उसी को हम लोग अच्छा मार्क्स मानते हैं। ये सारा मैंने ये जो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये सारा मैंने लिख रखा है कि एक अच्छा मॉक टेस्ट को डिसाइड करने का तरीका क्या होता है। लास्ट में ये है कि एरर कम से कम हो। बहुत सारा मॉक होता है, इसमें एरर बहुत भर-भर के होता है। एरर नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में भी एरर अब बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो एरर वाले मॉक्स आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो ये सारा मैंने आपको फैक्टर्स बता दिया जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्लेटफ़ॉर्म। अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो इन चारों में से कोई प्लेटफ़ॉर्म आप चूज़ कर लीजिए। ये सारे काफ़ी अच्छे और रिनाउंड प्लेटफ़ॉर्म हैं जो इन सारे क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं, ठीक? अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर्टिफ़िकेट्स एंड एलिजिबिलिटी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि हम लोग क्या होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग कई बार रिज़र्वेशन क्लेम करते हैं, ठीक है?
कास्ट वाइज रिजर्वेशन, या फिर अगर किसी तरह की आप हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, या एक्स सर्विसमैन है तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे मैंने नहीं बताया है। ठीक है, बाकी मैंने क्लियर किया है, एक्स सर्विसमैन का मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। हालांकि आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपने 3 साल की सर्विस मिनिमम दे रखी है तो एज एन एक्स सर्विसमैन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो EWS, SC ST OBC PWD, ये चारों रिजर्वेशन क्राइटेरियाज हैं। मतलब ये तीनों तो ये चारों कास्ट, ये तीनों कास्ट वाइज हो जाते हैं, और ये एक जनरल UR में से एक सेगमेंट निकाला गया है EWS का, ये इनका एक अलग फॉर्मेट है। अभी सारा फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए उसका। ये सबसे पहले EWS की बात करते हैं दोस्तों। EWS जो है ना, इसमें आपको ये फॉर्मेट है EWS का, इस तरीके से आपका बना होना चाहिए। अब मैं तो आपको दो बात बताता हूँ। पहले तो EWS का एक इंपॉर्टेंट बात कि लाइक मान लीजिए आज है, मान लीजिए 15 अगस्त 2025 मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये 15 अगस्त 2025 फॉल करता है फाइनेंशियल ईयर 25-26, 2025-26 में। इस डेट का जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है वो 25-26 हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि 2 फेब 2025, ठीक है, तो इसके लिए जो रेलेवेंस फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2024-25 होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया, ये बात आप समझ लीजिए। तो EWS में क्या होता है ना कि अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप गरीब थे, आपकी इनकम या आपका जो प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हो इस लिमिट में है, तो आप इस साल EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए, एक मैं अच्छे से आपको लिख के बता देता हूं यहाँ पे। देखिए, जैसे कि एक 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2024 मैंने माना, ठीक है, से लेके 31 मार्च 2025, ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। इस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग 2024-25 बोलते हैं। ठीक है, अगर इस पीरियड में आपका इनकम या आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, 5 एकड़ आपकी ज़मीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनकम आपकी 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस पीरियड में आप इस विंडो में फॉल करते हो तो आप 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक आप EWS का फायदा ले सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? तो वैलिड फॉर द ईयर, लाइक अगर मैंने यहां पे लिख दिया वैलिड फॉर द ईयर 2024-25, इसका क्लियरली ये मतलब हो गया कि मैं 2023-24 में मेरी जो इनकम थी वो कम थी, मैं गरीब था, जिसकी वजह से मैं 2024-25 में EWS क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, चाहे EWS हो या OBC हो या SC ST हो, जो भी हो दोस्तों, आपको एक क्रूशियल डेट दी जाती है। जो एप्लीकेशन CGL के जब अप्लाई करोगे, जो लास्ट डेट होती है ना एप्लीकेशन की, उस डेट तक आपका ये सारा सर्टिफिकेट उससे पहले बना होना चाहिए, उसके बाद नहीं। याद रखिएगा इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है, क्रूशियल डेट। ये नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन रहती है, CRU CIL, क्रूशियल डेट फॉर द सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें या एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ये सारा आपका एजुकेशनल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये सारा आपका क्रूशियल डेट के पहले बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आया और यहाँ पे जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 31 जून 2024, मान लिया मैंने 31 जून 2024। तो इसके पहले मेरा EWS सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए था। ठीक है, मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जून 2024 के बीच मेरा सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, तब मैं CGL के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, मतलब EWS क्लेम करने के लिए।
ठीक है। अगर यही नोटिफिकेशन मान लीजिए दिसंबर में आता, ठीक है, या 31 दिसंबर इसकी होती लास्ट डेट, तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर के बीच में मैं बना सकता हूँ अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, तो थोड़ा मेरा विंडो बढ़ जाता। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है, हर साल आपको बनवाना पड़ता है नया, पिछले साल के बेसिस पे बनता है। ठीक है। एससी एसटी के लिए दोस्तों बता दूं मैं कि एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम कर रहे हो, एक बार अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया, बस एक ही बार बनवाना होता है, फिर आपको नहीं बनवाना होता है। ठीक, क्लियरली। दूसरा एक बात और ध्यान रखिए कि पहले क्या होता था ना, कि पहले हैंड रिटन बनता था, हाथ से लिखे हुए। कोशिश कीजिएगा कि अब वो सर्टिफिकेट जो डिजिटल हो जाए, डिजिटल में बनवा लीजिएगा हैंड रिटन वाला। अब उतना नहीं चलता है, प्रचलन में नहीं है, सारा चीज डिजिटल हो गया, तो आपको भी डिजिटल करना है, डिजिटल सर्टिफिकेट ही आपको ओन करना है, ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने ईडब्ल्यू का फॉर्मेट देखा या फिर एससी एसटी का फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट का सिर्फ इतना मतलब होता है दोस्तों कि जो भी डिटेल्स इसमें हैं, ठीक है, वो सारा आपके जो आप सबमिट करोगे फॉर्म, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है। ये इंग्लिश में है, आपका हिंदी में हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो भी डिटेल इसमें फिल है, जिसकी इसमें वैलिड फॉर द ईयर, नाम क्या है, घर एड्रेस कहाँ है, या 5 एकड़ का लैंड है, या 8 लाख की इनकम है, ये सब क्राइटेरिया फॉलो कर लीजिए। बाकी थोड़ा अलग भी दिखेगा अगर आपका सर्टिफिकेट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई ये बात को? चलिए, तो एस सी एस टी में आपको लाइफ में सिर्फ एक बार बनवाना है, आप लाइफ में यूज कर सकते हो। अगर आपका पहले से हैंड रिटन सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है, तो फिर आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट करवा लीजिए। ठीक है। ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो रिजर्वेशन आप तब क्लेम कर सकते हैं जब आप ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर। मतलब कि एक तरीके से ये भी इकोनॉमिक टर्म ही है कि आपकी जो इनकम है वो कम होनी चाहिए 8 लाख से। ये रिवाइज होता रहता है, ये 2017-18 में लास्ट रिवाइज हुआ है 8 लाख, उसके पहले और कम था। ठीक है, उससे पहले 6 लाख था, फिर 4.5 लाख था, फिर 2.5 लाख था उसके पहले। अभी लेटेस्ट ये मैक्सिमम 8 लाख है। तो ओबीसी एनसीएल में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में अगर फॉल करते हैं, तो आप रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और एनसीएल का डिसीजन कैसे होगा, इसमें पिछले 3 साल का इनकम, 3 साल का इनकम इसमें डिटरमाइन होता है, और उसके बेसिस पे आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। क्लियर? ठीक है। और इसमें आपको कई बार डीएम, एसडीएम, एसडीओ, तहसीलदार, ये सबका साइन आपका चल जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात भी मैं कर रहा हूँ, ओबीसी की भी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी की दोस्तों बात करूं, तो अगर आप में डिसेबिलिटी है तो भी आप रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो। इसके लिए आप सीजीएल 23 का जो नोटिफिकेशन था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसका पेज 70 आप पढ़ लीजिए। ठीक है। वहां से आपका सारा कौन कौन सा डिसेबिलिटी आप में है, सबके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट सारा दे रखा है वहां से। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। वहां जाके आप पेज 70 से आप देखना शुरू कीजिएगा। आपको जो आप में डिसेबिलिटी अगर आप में कोई है, तो उसके लिए भी आप सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है वो आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है। और अलग अलग पोस्ट वहां पे ऐसा भी है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिसेबिलिटी है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, और मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो मैं काम कर लूंगा। लेकिन अगर सब इंस्पेक्टर मुझे बनना है सीबीआई में, तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो वहां पे ये लिस्ट भी आपको मिल जाएगी किस पोस्ट के लिए आप कौन से डिसेबिलिटी वाले लोग एलिजिबल है। ठीक है। अब दोस्तों आखिर में आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट स्टेज। ठीक है, जब सब कुछ आप एग्जाम दे दिए, पास पास कर गए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ गए, फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद होता है आपका डीवी। ठीक है। अब डीवी पहले क्या होता था कि पहले एसएससी करवाती थी डीवी। ठीक है। उसके बाद फिर आप उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते थे, वहां फिर होता था आपका डीवी। तो 2 डीवी होते थे, इसमें टाइम लगता था। अब क्या हो गया कि जब फाइनल कॉल ये डिपार्टमेंट वाले ही लोग लेते थे, ये एक फॉर्मेलिटी डीवी हुआ करती थी। तो इसको एसएससी ने अब खत्म ही कर दिया। अब डीवी जो है आपका डायरेक्टली उसी डिपार्टमेंट में होगा जहां पे आप सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहां पे हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है सुन लीजिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, 10th क्लास का कोई सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड होना चाहिए, कुछ भी, या तो मार्कशीट हो, या एडमिट कार्ड हो, या प्रोविजनल हो, कुछ भी आपके पास। अगर आप दिया गया है कोई सर्टिफिकेट, प्रोविजनल तो हालांकि 10th में नहीं मिलता है, वो तो आपको ओरिजिनल मिलता है, वो होना चाहिए, जिसमें आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए, सिर्फ इस पर्पस के लिए, आपका आधार में क्या डेट ऑफ बर्थ है या पैन कार्ड में क्या जो भी है, नहीं देखते हैं।
10th क्लास का सर्टिफिकेट क्या आपके डीओबी है वो देखा जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th का सर्टिफिकेट शायद आपसे मांगेंगे भी नहीं, या मांग सकते हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। फेल भी आप कर गए हो, 5 पास किए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप सीजीएल के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट में लॉन्ग डिस्टेंस किया हो या क्लोज डिस्टेंस किया हो, मतलब रिलेशनशिप वॉट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, फाइनल मार्कशीट होना चाहिए फाइनल सेमेस्टर का, ठीक। और कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेमेस्टर वाइज, वो सब कुछ लोग मांगते हैं, लेकिन वैल्यू सिर्फ फाइनल मार्कशीट की होती है, ठीक है। तो आपको और कोई सर्टिफिकेट या डिग्री मार्कशीट हो ना हो, फाइनल रिजल्ट प्रोविजनल भी चलेगा आपका, या फाइनल मार्कशीट आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास बिल्कुल क्रूशल डेट के पहले की होनी चाहिए, एसएससी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब कि जो डिटेल्स एसएससी मांगती है उस फॉर्मेट में वो सारी डिटेल्स फिल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया नहीं जाए, आप मान लीजिए सोचो ये फर्जी डॉक्यूमेंट कुछ मैं डाल दूंगा, उसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन होगा, आप छंटा जाओगे फिर अगर आप कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट डालते हो तो गलत काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, मेहनत से ईमानदारी से सब कुछ काम करना है। आप एक ऑफिसर बनने वाले हो तो वो ईमानदारी में आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शंस हैं अगर आप गलत सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो, ठीक है। तो चाहे ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी एसटी हो, या सर्विसमैन का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, ये सारा आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपसे कुछ जन्म पत्री आपसे नहीं मांगी जाएगी ज़्यादा, और तो बेसिक ही है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, तो इतना आपको रिक्वायरमेंट पूरा करना है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, रिजल्ट अगर आपका नहीं आया अभी तक, जाके कलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास प्रोविजनल है, फाइनल नहीं आया तो जाके फाइनल लेके आइए, हालांकि प्रोविजनल से भी ले लेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ आखिरी वर्ड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो एक टाइम फिक्स कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी में आ गया हूँ तो मैं आराम से करूँगा 4 साल 5 साल, नहीं। टारगेट बनाइए कि मुझे सीजीएल का एक अटेम्प्ट देना है या 2 अटेम्प्ट देना है या 3 अटेम्प्ट देना है, ठीक है। टारगेट बनाइए, उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए, ठीक। कोई भी वक्त, कोई अपने एज को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, सिर्फ सीजीएल ही नहीं करना है, बहुत कुछ पर्पस होता है लाइफ का, ठीक है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि शॉर्ट फॉर थिंग्स, डोंट गेट कैरिड अवे। बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब आप खोलोगे या सोशल मीडिया देखोगे तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कैरिड अवे नहीं होना है, तो टारगेट पे कंप्लीटली आपको फोकस्ड रहना है, क्लियर। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि लाइक मतलब अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है पढ़ के, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जैसे मैं यूट्यूब खोला, अरे यार ये तो ये बुक पढ़ रहा है, ये तो ये बुक पढ़ रहा है, पर इसके तो नंबर मेरे से 3 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, भाई ये मैं तो जितना ज़्यादा आज के टाइम में जितना ज़्यादा चीज़ आप देखते हो तो ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं आप, ठीक है। तो वो मत होने दीजिए खुद को, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको अपनाइए, और ये आइडेंटिफिकेशन आपको खुद करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, कौन सा चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। तो खुद को अगर आप बचा के रख पाते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं रख पाते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बड़े पर हैं, ठीक है। और आखिर लास्ट टाइम कई बार ऐसा होता है कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, लाइक पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, सैड फील हो रहा है, मार्क्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें, मतलब मन नहीं करता, एग्जाम दिया फेल हो गए, टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, कंप्यूटर में फेल हो गए, या फिर टीयर 1 में नहीं हो पाया, सोच रहे थे हो जाएगा, टीयर एग्जाम के दिन बुखार लग गया, एग्जाम हॉल सेंटर नहीं पहुंच पाया, बाहर कर दिया मुझे, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे आते हुए क्वेश्चन नहीं हो पाए, बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत डिप्रेशन फील होगा आपको, ठीक है। लेकिन कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आपका जो ड्रीम कॉम्प्रोमाइज हो। आपको ध्यान क्या रखना है, वो पेरेंट्स जिनके लिए आप तैयारी आपने शुरू की है, उसको आपको ध्यान में लाना है कि अगर मैं बन गया ऑफिसर, इंस्पेक्टर बन गया, एसओ बन गया, उनके चेहरे पे क्या खुशी होगी, वो अगर आप इमेजिन कर पाएंगे ना तो आप कभी नहीं रुकेंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और पर्सनल गाइड में आप पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे के वक्त में भी, ये तो मैंने एक कंपाइलेशन बना दिया, एक मैराथन टाइप का, हर एक टॉपिक पे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, छोटी छोटी बातों को
तिल का तारा बना के आपसे बात करूँगा, हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा। बने रहिए इस वीडियो में नहीं, इस चैनल पे। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।